चैप्टर के इस वीडियो के इस भाग में हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं जो जोड़े में यानी पेयर्स में प्रयोग किए जाते हैं। मॉडर्न ग्रामरियंस के अनुसार से जोड़े में प्रयुक्त होने वाले कंजंक्शन को कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। ये मूलतः कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही हैं। इन्हें ही कोरिलेटिव्स कहा जाता है। इम्पोर्टेंट कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर आइदर और, neither nor, thou yet, both and, such as, such that, so, as so, so that, scarcely, when, not only but also, not only but also, no sooner than, whether or rather than। इस तरह के फंक्शंस ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। पहला, एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन को के साथ जोड़ने के लिए। यह पहला है कि एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ने के लिए कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा टर्म है एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से जोड़ने के लिए कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। एक वर्ब को दूसरे वर्ब के साथ जोड़ने के लिए भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। एक एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब के साथ जोड़ने के लिए कोरिलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ जोड़ने के लिए भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग होता है। एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग होता है। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग होता है। एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ने के लिए भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ने के लिए भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग होता है तथा एक कॉम्प्लीमेंट को दूसरे कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ने के लिए कोरिलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स में देखें, प्रोनाउन को नाउन के साथ में जब हम जोड़ते हैं तो आइदर यू और योर फ्रेंड हैज़ डन इट। यहाँ पर यू प्रोनाउन है और योर फ्रेंड नाउन के रूप में यूज़ किया गया। इन दोनों को जोड़ने के लिए आइदर और का यूज़ हुआ है। यानी दो सब्जेक्ट्स हैं, एक प्रोनाउन है और दूसरा नाउन है। दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किया गया है। उसके बाद वर्ब को जोड़ने के लिए जो किया गया है वह एग्जाम्पल है, शी कैन नाइदर सिंग नॉर डांस। यहाँ पर दो वर्ब्स को जोड़ने के लिए नाइदर नॉर का यूज़ किया गया है। रीना इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। यहाँ पर दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए जो है वह कंजंक्शंस का प्रयोग किया गया है। मुकुल इज़ बोथ टीचर एंड राइटर। यहाँ पर दो कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए जो है बोथ और एंड का यूज़ किया गया है। एज द फादर सो इज़ द सन। यहाँ पर दो फ्रेज को जोड़ने को भी जोड़ा गया। दाउ ही इज़ रिच येट ही इज़ डिसऑनेस्ट। यहाँ पर दो सेंटेंस को भी जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस का अध्ययन करते हैं
और उसके अनुसार से यह स्पष्ट होता है कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग दो सब्जेक्ट, दो वर्ब, दो एडजेक्टिव तथा दो कॉम्प्लीमेंट और दो फ्रेज तथा दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किस प्रकार किया जाता है, वह इन एग्जाम्पल्स से स्पष्ट होता है। दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, वह दो वर्ब्स को जोड़ते हैं, जैसे कि यू और योर फ्रेंड को आइदर और से जोड़ा गया है। फिर सिंग और डांस को नाइदर नॉर से जोड़ा गया है। फिर नॉट ओनली और बट ऑल्सो के द्वारा दो एडजेक्टिव को जोड़ा गया है। वैसे ही बोथ और एंड के साथ टीचर और राइटर को जोड़ा गया है। वैसे ही दो फ्रेजेस यानी एज और सो के साथ में इज़ द फादर, इज़ द सन को जोड़ा गया है। दाव और येट से दो सेंटेंस यानी ही इज़ रिच और ही इज़ डिसऑनेस्ट को जोड़ा गया। पोजीशन ऑफ कोरिलेटिव्स का प्रयोग करते समय इनके पोजीशन का पूरा ख्याल रखना चाहिए। इनके प्रयोग के संबंध में विशेष नियम यह है कि इनमें से एक भाग के साथ जिस पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है वही दूसरे भाग के साथ भी प्रयुक्त होना चाहिए। यदि एक का स्थान नाउन के पहले हो तो दूसरे का भी नाउन के पहले होना चाहिए। वर्ब या एडजेक्टिव आदि से पहले नहीं। कहने का अर्थ है कि अगर पार्ट ऑफ स्पीच में का प्रयोग जहाँ होता है दूसरे भाग में भी उसका वह प्रयुक्त होना चाहिए। अगर यह एक में जो है वह एक का स्थान नाउन से पहले है तो दूसरे का भी स्थान नाउन से पहले होना चाहिए, ना कि वर्ब और एडजेक्टिव के पहले नहीं। इसी तरह यदि एक का स्थान वर्ब से पहले हो तो दूसरे का भी वर्ब से पहले ही होना चाहिए, किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से पहले नहीं। जैसे आई हेल्प्ड नाइदर राम नॉर मोहन। आई नाइदर हेल्प्ड राम नॉर स्पोक टू हिम। यहाँ पहले सेंटेंस में नाइदर का स्थान नाउन राम से पहले है, इसीलिए इसके जोड़े का स्थान नॉर का भी नाउन मोहन के पहले है। दूसरे सेंटेंस में नाइदर का स्थान वर्ब यानी हेल्प्ड के पहले है, इसलिए नॉर का भी स्थान वर्ब स्पोक के पहले है। यदि हम ऐसा लिखें आई नाइदर हेल्प्ड राम नॉर मोहन तो यह इनकरेक्ट होगा, क्योंकि नाइदर वर्ब के पहले है और नॉर नाउन के पहले, इसलिए यह रॉन्ग होगा। इस सेंटेंस को देखें, कहते हैं सी नॉट ओनली गिव मी ब्रेड बट ऑल्सो मनी। यहाँ नॉट ओनली के बाद वर्ब गिव आया है, पर बट ऑल्सो के बाद नाउन मनी, अतः यह सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट फॉर्म होगा, यह कहने का अर्थ है यह सेंटेंस इस प्रकार का रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि नॉट ओनली के बाद वर्ब आया है और जो है दूसरा बट के बाद में जो है वह नाउन आ गया है बट ऑल्सो के बाद, इसलिए यह इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट फॉर्म यह होगा ही नॉट ओनली गेव मी ब्रेड बट ऑल्सो गेव मनी। तो यहाँ पर वर्ब आया है बट ऑल्सो के बाद, तो यह फॉर्म सही है। इन सेंटेंसेस को देखें, सत्यजीत
हैज़ स्टडीड बोथ इन पटना एंड पुणे। यहाँ बोथ के बाद प्रीपोजिशन इन आया है, पर एंड के बाद नाउन पुणे, अतः यह सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट फॉर्म यह होगा, सत्यजीत हैज़ स्टडीड बोथ इन पटना एंड इन पुणे। यहाँ पर इन दोनों में आया है, इसलिए यह करेक्ट है। या इसका करेक्ट फॉर्म यह भी हो सकता है कि सत्यजीत हैज़ स्टडीड इन बोथ पटना एंड पुणे। यहाँ पर इन जो है वह बोथ के पहले है और उसके बाद पटना और पुणे भी कहते हैं, तो यह भी करेक्ट माना जाता है। यूज ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस, आइदर और, नाइदर नॉर। यदि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, यानी एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, तो वर्ब का प्रयोग दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार से किया जाता है। जैसे आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ डन इट। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, तो पहले के अनुसार से ना होकर दूसरे के अनुसार से जो है वह वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नाइदर योर ब्रदर नॉर यू हैव डन इट। यहाँ पर यू के अनुसार से वर्ब का प्रयोग किया गया है। शी इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस। I can neither read nor write French. She has neither written to me nor spoken to me. Neither her mother nor her sister met me. She is either made or said. She is neither made nor said. तो इन सेंटेंसेस को पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि आइदर और नाइदर नॉर के बाद प्रयुक्त जो वर्ड्स हैं उनमें प्रॉपर बैलेंस और इक्वलिटी को मेंटेन करना अनिवार्य है, जैसा कि पोजीशन ऑफ कोरिलेटिव आर्टिकल नंबर 5 में वह बतलाया गया था जो आर्टिकल नंबर 5 है उसमें बतलाया था। यही नियम बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ भी लागू होता है। जैसे अगर यह कहते हैं तो यह सेंटेंस रॉन्ग होता है। सी बोथ इज इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस, क्योंकि यह इज के बाद में यानी के बाद इसका अगर प्रयोग करते हैं तब यह सही होता है, यानी सी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस, तो यह सेंटेंस सही माना जाएगा। इसी प्रकार से सही सेंटेंस यह होगा कि ही इज़ बोथ ए सिंगर एंड ए डांसर, क्योंकि ए सिंगर के पहले बोथ है तो एंड जो है वह ए डांसर के बाद होगा, के पहले होगा, तो इसलिए यह सेंटेंस सही माना जाएगा कि ही इज़ बोथ ए सिंगर एंड ए डांसर। उसके बाद जो सही सेंटेंस है वह है अंकित गॉट बोथ ए प्राइज एंड ए स्कॉलरशिप। उसके बाद जो है यह सेंटेंस सही होगा शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। उसके बाद यह सेंटेंस सही है कि ही इज़ नॉट ओनली ए पोएट बट ऑल्सो ए ड्रामेटिस्ट। तो इस प्रकार से उसके बाद यह सेंटेंस भी सही होगा कि अहमद गॉट नॉट ओनली ए प्राइज बट ऑल्सो ए स्कॉलरशिप। तो इस प्रकार से हम लोग सही सेंटेंस में जो है कंजंक्शंस का यूज़ सही स्थान पर करेंगे, तो इस प्रकार से हम सही सेंटेंस बना सकते हैं। इसके साथ ही इसमें इनकरेक्ट रूप भी है, तो उसमें अगर जहाँ होना चाहिए तो वह जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है उसके बाद में हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, तो उसके बाद ही कंजंक्शन का यूज़ करना चाहिए। उसके पहले अगर कर देते हैं तो वह रॉन्ग होता है।
क्योंकि एक में वर्ब के पहले और दूसरे में जो है वह नाउन के पहले जो होता है। दोनों पार्ट में दूसरा पार्ट नाउन के पहले तो वह रॉन्ग होता है। इसीलिए जो है दोनों पार्ट वह नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव इसके पहले हो। वेदर और वेदर का अर्थ होता है कि नहीं या नहीं, इसलिए वेदर के बाद और नो या और नॉट का प्रयोग होता है। वेदर का मतलब होता है कि नहीं, इसलिए वेदर के बाद में और तो लगता ही है, उसके साथ साथ और नो या और नॉट लगता है। जैसे आई डू नॉट नो वेदर शी वाज पास और नॉट। आई डाउट whether he will support me or not, whether he will come or not is doubtful, whether you talk to me or not is doesn't matter। so as और as so का यूज, तो so as का प्रयोग प्रायः नेगेटिव सेंस में होता है और एज का अफर्मेटिव सेंस में होता है। तो अफर्मेटिव सेंस में एज का यूज देखें, तुमुल इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, यह अफर्मेटिव सेंस में है। विपुल इज एज वाइज एज हिज एल्डर ब्रदर। सोनी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हिज मदर, यह नेगेटिव सेंस में होता है, हो रहा है यहाँ पर। नीलू इज नॉट सो वाइज एज हर एल्डर सिस्टर, तो यहाँ पर भी नेगेटिव सेंस में इसका यूज हुआ है। इसके बाद है ऑल दाउ, यानी दाउ येट। ऑल दाउ या दाउ के बाद येट का प्रयोग होता है। इसके साथ बट का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। ऑल दाउ या दाउ का अर्थ यद्यपि है और येट का अर्थ तथापि। इसके साथ प्रयुक्त क्लॉज के अंत में कोमा का प्रयोग करने पर येट देना आवश्यक नहीं है। although he is poor yet he is honest। वहीं अगर कहते हैं although he is poor, he is honest, तो वहाँ पर yet लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। although he was found guilty yet he was not arrested। और दूसरे सेंटेंस में although he was found guilty, he was not arrested, तो वहाँ पर अगर कोमा दे देते हैं तो yet लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद जो टर्म है वह है अदर देन या रेदर देन। अदर या रेदर के बाद देन का प्रयोग होता है। इसके साथ भूल के भी बट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आई हैव नो अदर हॉबी बट दैट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, तो यह गलत होगा क्योंकि इसके साथ में अदर के साथ में हमेशा देन का यूज़ होता है। अगर यह कहते हैं कि आई हैव नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, तो यह सही होगा। उसी प्रकार से सही सेंटेंस यह होगा, अगला जो है वह सही सेंटेंस होगा, वह इस प्रकार होगा, डॉक्टर सिंह हैज़ नो अदर ऑप्शन देन दैट ऑफ गोइंग टू अमेरिका।
उसके बाद जो सही सेंटेंस होगा वह यह होगा, आई वुड रेदर डाई देन बेग। उसके बाद जो सही सेंटेंस होगा वह यह होगा, आई वुड रेदर ब्रेक देन बो। तो यह सही सेंटेंस होगा। इस प्रकार से हम लोग सही सेंटेंस का यूज़ करेंगे, गलत सेंटेंस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अदर के बाद दूसरे पार्ट में बट कभी भी यूज़ नहीं किया जाएगा, वह रॉन्ग होता है। तो अगर पहले पार्ट में अदर है तो दूसरे पार्ट में देन होगा, जैसे कि इसमें है, आई वुड रेदर डाई देन बेग। सच दैट या सच एज का प्रयोग उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है जो एज द्वारा इंट्रोड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज के एंटीसीडेंट का काम करता है। यानी जो एज के द्वारा इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज के एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, हाँ, तो उसके लिए यह काम करता है। उसको मॉडिफाई करने का काम जो है वह सच एज का प्रयोग करके किया जाता है। सो दैट तथा सच दैट का प्रयोग रिजल्ट या कंक्लूजन शो करने के लिए किया जाता है। कहने का अर्थ है कि सो दैट या सच दैट का प्रयोग जो है वह रिजल्ट या कंक्लूजन जो है उसको शो करने के लिए किया जाता है। सो के बाद एडजेक्टिव तथा सच के बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन इज नॉट सच ए फूल एज वी थिंक हिम टू बी। वहीं सच है, सच का यूज़ है। अगले में कहते हैं, आई डू नॉट लाइक सच मैन एज टेल लाइज। देयर वाज सच ए heap of garbage that it annoyed everyone. Rosie worked so hard that she was ranked first in her university. तो इस प्रकार से जो है वह सच एज, सच दैट और सो दैट का यूज़ करते हैं। स्कार्सली या हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर का यूज़। स्कार्सली व्हेन या बिफोर तथा हार्डली व्हेन या बिफोर का प्रयोग किया जाता है। स्कार्सली या हार्डली के बाद देन या दैट या देन का प्रयोग नहीं होता है। स्कार्सली या हार्डली के बाद व्हेन और बिफोर का यूज़ इस प्रकार से है। स्कार्सली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, या हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। दूसरा है, वी हैड स्कार्सली sat down at the table when the phone rang. Hardly had a child seen the mother when it come to her running. उसके बाद है no sooner than। no sooner और than का प्रयोग ज्यों ही या त्यों ही के अर्थ में होता है। इसके साथ केवल देन का प्रयोग होता है। तो
एग्जाम्पल है, नो सूनर डिड ही सी मी देन आई फ्लीड अवे। नो सूनर had I reached the station than the train departed. No sooner does my mother arrive home than he begins to cook. She begins to cook. No sooner does my mother arrive home than she begins to cook. यदि सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर आए तो नो, नॉट, नेवर के बाद और का प्रयोग होता है, नॉर का नहीं। जैसे आई हैव नो पेन और पेंसिल। आई डिड नॉट फोन हर और राइट टू हर। शी कैन नॉट रीड और राइट। बिटवीन के बाद हमेशा एंड कंजंक्शन का प्रयोग होता है, टू प्रीपोजिशन का नहीं। जैसे देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन चीकू एंड सुदामा। कॉन्टैक्ट मी बिटवीन 11 AM एंड 5 PM। तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। एल्स का प्रयोग जनरली अन्य, परंतु नहीं तो के अर्थ में होता है और इसके बाद बट का प्रयोग होता है। जैसे ही वांट्स नथिंग एल्स बट टू गेट ए जॉब। कभी कभी और का प्रयोग, और का अर्थ होता है नहीं तो, यानी इफ नॉट, और इसके द्वारा सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। कुछ सेंटेंसेस में और पर जोड़ देने के लिए और एल्स का प्रयोग होता है, सिर्फ एल्स का नहीं। जैसे सेंटेंस है कि हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, तो एम्फैटिक के रूप में है। दूसरा सेंटेंस है यू मस्ट गो होम और योर मदर विल गेट एंग्री। यू मस्ट गो होम और एल्स योर मदर विल गेट एंग्री, एम्फैटिक के रूप में। इसके बाद है कुछ जो है वह सम इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस। दैट का प्रयोग जब कंजंक्शन के रूप में होता है तो यह प्रयोजन पर्पस या रिजल्ट को बतलाता है। जैसे वी वर्क हार्ड दैट वी मे अर्न मनी। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय ए बाइसिकल। दैट का प्रयोग डायरेक्ट नरेशन में नहीं होता है, इसका प्रयोग सदा इनडायरेक्ट नरेशन में होता है। तो डायरेक्ट नरेशन में अगर इसका प्रयोग करते हैं तो यह गलत होगा। जैसे कहते हैं अगर कि ही सेड दैट कोमा इन्वर्टेड कोमा आई शेल गो होम, तो यह रॉन्ग होगा। अगर यह कहते हैं कि ही सेड दैट ही वुड गो होम, तो यह सही होगा। दैट का प्रयोग उस वर्ब के बाद नहीं होता है जो इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन डिनोट करते हैं। जैसे कहते हैं कि यह कहना इसमें सही होगा, ही आस्क्ड हाउ आई वॉज फीलिंग। अगर यह कहते हैं ही आस्क्ड दैट हाउ आई वॉज फीलिंग, तो यह रॉन्ग होगा। सिंस का प्रयोग जब कंजंक्शन के रूप में किया जाता है तो इसका अर्थ होता है जब से या तब से।
सिंस के बाद प्रयुक्त क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, जबकि इसके पहले प्रयुक्त क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जैसे 10 years passed since I saw any film, यह कहना रॉन्ग होगा। अगर यह कहते हैं कि 10 years have passed since I saw any film, तो यह सही होगा। क्योंकि इसमें हैव अगर लगाते हैं, हैव पास्ड, तो उसके बाद सिंस का प्रयोग करना सही माना जाता है। देन के बाद इंट्रोड्यूस्ड सबऑर्डिनेट सेंटेंस प्रायः एलिप्टिकल होता है, यानी देन के बाद इंट्रोड्यूस किया गया सबऑर्डिनेट सेंटेंस प्रायः एलिप्टिकल होता है। अतः देन के बाद प्रयुक्त शब्द का केस निश्चित करने के लिए एलिप्सिस का दिया जाना आवश्यक है। तो इसमें एलिप्सिस देकर हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ही इज वाइजर देन आई एम वाइज, यह सही होगा। अगर यह कहते हैं कि ही इज वाइजर देन आई, तो यह रॉन्ग होगा। इसमें जो है वह एलिप्सिस का यूज करना चाहिए निश्चित रूप से। प्रायः जो है देन के बाद जो है अगर सबऑर्डिनेट सेंटेंस आ रहा है तो प्रायः एलिप्टिकल का यूज किया जाता है और इसमें एलिप्सिस दिया जाता है, इसलिए यह कहना एलिप्टिकल का मतलब होता है ए वर्ड और वर्ड्स लेफ्ट आउट ऑफ ए सेंटेंस डिलेबरेटली जो है डिलेबरेटली अगर एक सेंटेंस का कुछ वर्ड छूट गया है तो उसको एलिप्टिकल कहते हैं। निम्नलिखित दो सेंटेंस में अंतर को समझें। जैसे कहते हैं आई लव यू बेटर दैन हिम, तो यहाँ पर लव यू बेटर दैन मतलब आई लव हिम। अगर कहते हैं आई लव यू बेटर दैन ही, तो यहाँ पर मतलब होता है कि आई लव यू बेटर दैन ही मतलब लव्स यू। निम्नलिखित सेंटेंस पर भी ध्यान देंगे जिसमें कि जो है वह रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि एज के बाद मी कहते हैं तो वह रॉन्ग होता है। वहीं अगर कहते हैं एज के बाद आई तो वह सही है। इसमें जैसे ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, तो यह सही होगा। वही अगर कहते हैं ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज मी, तो वह रॉन्ग होता है। फिर यह करेक्ट सेंटेंस होगा शी कैन ईट एज मच एज आई, तो यहाँ पर आई का मतलब होगा आई कैन ईट, तो कैन ईट इसमें छिपा हुआ है, इसलिए यह करेक्ट माना जाएगा। अनटिल या अनलेस, अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं, और इससे समय यानी टाइम का बोध होता है। अनलेस का अर्थ है अगर नहीं, इफ नॉट, और इससे केवल एक शर्त यानी एक कंडीशन का बोध होता है। इसलिए कंडीशन के अर्थ में अनटिल का और टाइम के अर्थ में अनलेस का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे यह प्रयोग करना सत्य माना जाएगा। जैसे कहते हैं कि आई विल स्टे हियर अनटिल ही कम बैक। अनटिल और अनलेस नेगेटिव हैं, इसलिए नेगेटिव सेंस का बोध
कराने के लिए इसके साथ नॉट का प्रयोग ना करें। जिसे कहते हैं अनलेस यू आर ए ग्रेजुएट यू कैन नॉट अप्लाई। यह सही होगा। वहीं अगर कहते हैं कि यह भी सही होगा, आई विल वेट हियर अंटिल यू कम बैक, तो यह भी सही माना जाएगा। अगर नेगेटिव नॉट का प्रयोग करने की इच्छा हो तो अनलेस के बदले इफ का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर कहते हैं इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अब अगर जहां पर नॉट का यूज नहीं है वहां पर अनलेस कर सकते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। कुछ सेंटेंसेस में कंडीशन यानी सपोजिशन यानी शर्त या कल्पना का बोध होता है। कुछ सेंटेंसेस से कंडीशन का यानी तो सपोजिशन का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट या फ्यूचर में शर्त पूरी होने की अधिक संभावना हो। दूसरा, प्रेजेंट या फ्यूचर में शर्त पूरी होने की बहुत कम संभावना हो। और तीसरा, जो शर्त पास्ट टेंस में पूरी ना हो सकी, ऐसे सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। स्ट्रक्चर में इफ प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कंडीशन प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। और शर्त के दृष्टिकोण से ऐसे सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो है वह है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल फ्यूचर में। निम्नलिखित सेंटेंस को देखें, इससे क्लियर हो जाएगा। कहते हैं इफ़ यू गेट अप अर्ली यू विल बी हेल्दी। बात कहते हैं इफ़ ही अर्न्स मनी ही विल वर्क फॉर द पुअर। इफ़ यू गो बाय एरोप्लेन यू विल रीच ऑन टाइम। तो उपरोक्त सेंटेंस से बोध होता है कि प्रेजेंट या फ्यूचर में शर्त पूरी होने की संभावना बहुत अधिक है। अब ध्यान दें कि इफ प्लस क्लॉज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग इस प्रकार नहीं हो सकता। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, तो यह गलत होगा। अगर यह कहते हैं तब सही है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो सेंटेंस सही होगा। दूसरा स्ट्रक्चर है इफ के साथ जो है वह सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज में जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में सिंपल पास्ट और प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में सिंपल पास्ट का यूज जब किया जाता है तो सेंटेंस इस प्रकार से हो सकता है इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू। इफ ए घोस्ट appeared here all would run away. If I won a Nobel Prize I would work for the poor. तो इन सेंटेंसेस से बोध होता है कि प्रेजेंट या फ्यूचर में शर्त पूरी होने की संभावना बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें असंभव सी प्रतीत होती है। ऐसे सेंटेंसेस के पास्ट टेंस से प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का बोध होता है, पास्ट टाइम का नहीं। अब तीसरा स्ट्रक्चर है इफ के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में। सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब पास्ट परफेक्ट हो और प्रिंसिपल क्लॉज में भी पास्ट परफेक्ट हो तो सेंटेंस इस प्रकार बनेगा इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। दूसरा सेंटेंस है इफ द ड्राइवर हैड बीन
केयरफुल द एक्सीडेंट माइट हैव बीन एवर्टेड। तीसरा सेंटेंस है इफ आई हैड won the Nobel Prize, I would have worked for the downtrodden। तो इस प्रकार से उपरोक्त सेंटेंस से यह बोध होता है कि पास्ट टेंस में शर्त पूरी ना हो सकी और इसलिए कार्य न हो सका। ऐसे सेंटेंस में जब इफ का प्रयोग नहीं होता है तब सेंटेंस हैड से स्टार्ट होता है और वैसे हैड का अर्थ होता है यदि या अगर। जैसे कहते हैं इफ आई हैड रीच्ड इन टाइम आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। इसके जगह में हम कहते हैं कि had I reached in time I would have caught the train। when और while, when का अर्थ जब होता है और while का जब तक, इसलिए when का प्रयोग तब होता है जब एक कार्य समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है, पर जब दो कार्य एक साथ जारी रहते हैं तो while का प्रयोग होता है। जैसे when का यूज इस प्रकार से होगा द स्टूडेंट्स स्टूड अप when the teacher entered the classroom। She was very happy when she got the news। while का यूज while there is life there is hope। दूसरा सेंटेंस है while के यूज में the children were playing while it was raining। कभी कभी while के साथ वाले दो कथनों में विरोध यानी कॉन्ट्रास्ट का भाव भी रहता है। ऐसी स्थिति में while का अर्थ whereas यानी जबकि के रूप में हो जाता है। जैसे अगर कहते हैं कि इंडिया वांट्स पीस while पाकिस्तान वांट्स वार, तो यहाँ पर while का मतलब whereas से हो जाता है। आई एम वर्किंग हार्ड while you are making merry, यहाँ पर while का मतलब whereas से हो जाता है। as if या as though, इन दोनों का अर्थ होता है मानो और इनसे शर्त या कल्पना का बोध होता है। इसके बाद हमेशा पास्ट कंडीशनल टेंस का प्रयोग होता है यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का नहीं। जैसे सेंटेंस है कि शी टॉक्स एज इफ शी वेयर ए हीरोइन, यानी वह ऐसे बात करती है मानो कि अभिनेत्री हो। सोनी मेमोराइजेस एज इफ शी वेयर ए पैरॉट। Minnie talks to me as if she had lived in England। तो as if या as though के साथ प्रेजेंट या फ्यूचर का भी प्रयोग हो सकता है यदि कल्पना की मात्रा डिग्री ऑफ इमेजिनेशन बहुत कम हो, पर यदि कल्पना की मात्रा बहुत अधिक हो तो केवल पास्ट टेंस का ही प्रयोग होता है। अब इसके बाद है लिस्ट, यानी लिस्ट का प्रयोग। ताकि न, ऐसा न हो कि के अर्थ में होता है। लिस्ट का यूज जो है
ताकि न या ऐसा न हो कि के यूज़ में होता है। यह नेगेटिव सेंस एक्सप्रेशन करता है, इसलिए इसके साथ प्रयुक्त क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। लिस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है, ना कि किसी अन्य मॉडल का। जैसे एग्जाम्पल इस प्रकार है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। रन केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। एज सुन एज का अर्थ होता है ज्यों ही, त्यों ही, ज्यों ही या त्यों ही। इसका प्रयोग सभी टेंस के साथ होता है। नो सूनर देन का अर्थ भी ज्यों ही त्यों ही है, लेकिन इसका प्रयोग केवल पास्ट टेंस में होता है। एज सुन एज वी सॉ द रोबर्स वी फ्लीड अवे। नो सूनर हैड वी सीन द रोबर्स देन वी फ्लीड अवे। वही है, नो सूनर डिड वी सी द रोबर्स देन वी फ्लीड अवे। प्लीज कंप्लीट द वर्क एज सुन एज पॉसिबल। इस प्रकार से हम लोग जो हैं वह इन कंजंक्शंस का यूज करते हैं जो कोरिलेटिव्स में हैं। इसके बाद का जो टर्म होगा वह होगा सेंटेंस कनेक्टर का। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें और इसे सुने, इन टर्म्स को सुने और जो एग्जाम्पल्स हैं इसके अनुसार से एक्सरसाइजेज को सॉल्व करें और इसका करेक्ट यूज़ अपने राइटिंग में करें। धन्यवाद।